हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि लगन जो है वो कैसे हमें प्रभावित कर रहा है। कई बार ऐसा भी होगा जिन लोगों ने सीरियसली उस चीज़ को लगाने की कोशिश की होगी और वो कंसेप्ट फेल होता हुआ भी दिखा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला कि ये लगन है और यही एग्जैक्टली काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि आपको आपके लगन के बारे में जो मैंने बोला स्पेसिफिक उस पॉइंट को पकड़ के, और आपके साथ वो चीज़ क्वालिटी मैच नहीं भी करती होगी। अब ये कंडीशन कब, क्यों और कैसे आएगी, इसको भी समझिएगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये कि जब सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मिलके लगन को कैसे पहले फिक्स करते हैं ये समझाऊंगा। दूसरी बात फिर इस पे आऊँगा कि अगर वो लगन आपको वहाँ पे मैच करता हुआ नहीं दिख रहा आपके सोचने के ढंग से, आपके बाकी चीज़ों से, तो कैसे अंतर आएगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि जो आपको ओरिजिनल लगन कुंडली में लगन मिलता है उसी से आपका नवमांश, दशमांश और सारे डिविजनल चार्ट्स बने होते हैं। इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होने वाली। आपके सोचने का ढंग अगर उससे नहीं मैच कर रहा तो वो दूसरे एक लगन से मैच करेगा और उससे चीज़ें चलती हुई नज़र आएंगी। देखें, जब कभी भी आपको कोई कुंडली बनी हुई मिलती है तो हम एक अनुमान सीधे सीधे टाइम के आधार पे लगा लेते हैं कि इंसान का जन्म कब है तो उसका लगन क्या हो सकता है। किसी भी लगन कुंडली में सूर्योदय के आसपास का जो ड्यूरेशन है उस समय सूर्य हमेशा इस भाव में बैठा मिलता है। ऑलवेज जब आपका बर्थ का टाइम है उस टाइम के अंदर जाने से पहले उस दिन का सूर्योदय हमेशा कैलकुलेशन का हिस्सा बना हुआ होता है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य का जब सूर्योदय हुआ होगा उस समय सूर्य कहीं ना कहीं आपके लगन के आसपास होगा। इसलिए ये जो प्लेसमेंट है सूर्य की, यही हमेशा कुंडली को बनाते समय ली जाती है। इष्टकाल और सारी कैलकुलेशनें जो हैं वो उस दिन के सूर्योदय से ही की जाती हैं। यही सूर्य दोपहर होते होते तक आपको आपके 10th हाउस में मिलते हैं। यही सूर्य शाम को सूर्यास्त के समय तक 7th हाउस में मिलते हैं और यही सूर्य रात को आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सूर्य की जो मूवमेंट है उस चार्ट के ऊपर वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसे जैसे सूर्य मूव करेंगे सूर्य एक राशि के अंदर फिक्स होकर बैठे हुए होते हैं। इसीलिए एक्चुअल में पृथ्वी ही घूम रही है, सूर्य एक अपनी जगह पे है, पृथ्वी घूम रही है और वो राशियां जो है वो बदलती जा रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू सूर्य, क्योंकि सूर्य किसी एक राशि में फिक्स होकर बैठे हुए हैं, वो चलते चले जाया करते हैं। इस तरीके से सूर्य की मूवमेंट जो है वो, सूर्य की मूवमेंट की बजाय मैं ये बोलूं अर्थ की जो मूवमेंट है जिसके कारण सुबह, शाम, दिन और रात हो रहे हैं, इस तरीके से आपके सूर्य की मूवमेंट हो रही है। और यही चीज़ सूर्य की प्लेसमेंट किसी भी पर्टिकुलर हाउस में दिन के किसी एक वक्त को दर्शाती है। इस तरीके से सूर्य जो है अलग अलग जगहों पे बैठकर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में इस फर्स्ट हाउस को अलग अलग राशियां प्रदान करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो 14 जनवरी के बाद हुआ हो, सपोज 14 जनवरी के बाद, तो 14 जनवरी के बाद अगर जन्म होगा यहाँ पे हम देखेंगे कि सूर्य 10 नंबर की राशि में बैठे होंगे। अब अगर किसी का सूर्योदय के आसपास का जन्म होगा तो उन्हें सूर्य यहाँ मिल जाएंगे। अगर सूर्योदय से आगे जन्म हो गया, 8 बजे के बाद कहीं जन्म किसी का दिख रहा हो, तो कई बार आपको यही सूर्य यहाँ पे मिलेंगे। और जब ये सूर्य यहाँ पे मिलेंगे तो ये राशि भी उनके साथ बढ़ जाएगी। लगन की राशि जो है ये चेंज होके 11 नंबर हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये सूर्य दोपहर में यहाँ पर आएंगे सेम उस मंथ में, तो ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी। अब अगर यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 10, 9, सॉरी, यहाँ पे अगर 10 है तो 11, 12, 1, अब यहाँ पे जन्म जो होगा ये मेष लगन में चला जाएगा।
अब अगर यही शाम का टाइम आ गया, ये 10 नंबर उठ के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 7वें घर में आ गए सूर्य। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर 4 नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से सूर्य की जो मूवमेंट है वो पहले भाव में आने वाले राशि को बदल दिया करती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक ही दिन में 24 घंटे में ये सूर्य 2-2 घंटे के हिसाब से मूव करते जाएंगे, तो आपको फर्स्ट हाउस में आने वाली राशि बदल जाएगी। इतना तो काम करता है सूर्य, आपको एक पर्टिकुलर राशि आपके फर्स्ट भाव में देता है। दूसरा काम जो है वो करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किसी भी दिन को एक नक्षत्र पकड़ के चल रहे होते हैं। चंद्रमा किसी भी दिन पे एक नक्षत्र पकड़ के चल रहे होते हैं, ठीक है। चंद्रमा जिस राशि में बैठेंगे वो आपकी चंद्र राशि बन जाएगी, और वो जिस नक्षत्र में बैठे होंगे वो नक्षत्र का प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा के द्वारा रूल हो रहा होगा। इसी को आप बोलते हो जन्म का नक्षत्र। जन्म का नक्षत्र और कुछ नहीं होता, उस दिन आपका जब जन्म हुआ तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र के स्वामी से दशा चलाते हैं विंशोत्तरी की, और उसे कहते हैं जन्म नक्षत्र। अब चीज़ क्या होगी, चीज़ ये है, मान लीजिए 4 नंबर से कुंडली को बना देते हैं, यहाँ पे 10 आ गया, 11 ये होगा, एक पीछे जाएंगे, यानी कि 4 5 6 7। ये अगर कंडीशन है तो हम कहेंगे कि जातक का जन्म जो है वो कर्क लगन में हुआ है, ठीक है। तुला उसकी राशि है और सूर्य की राशि जो है वो है मकर। इस तरीके से इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा इंपॉर्टेंस कैसे रखते हैं, अब इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। चंद्रमा उस पर्टिकुलर दिन में कोई अलग इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं रख रहा, लेकिन हम हर बार देख रहे हैं कि दशा चंद्रमा से स्टार्ट हो रही है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर डे पे एक नक्षत्र पकड़ता है और चंद्रमा हर एक दिन एक नक्षत्र बदल देता है। तो चंद्रमा का काम है आपको एक नक्षत्र प्रोवाइड करना, सूर्य का काम है आपको एक राशि प्रोवाइड करना, और ये दोनों कहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, फर्स्ट हाउस में, जिसे पहला भाव कहते हैं। इसलिए कुंडली में 3 चीजें चल रही हैं, एक है भाव, एक है राशि और एक है नक्षत्र। भाव अपने आप में, क्योंकि हमने ये कुंडली बनाई है, वो एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है। राशि सूर्य के ऊपर आधारित एक कंसेप्ट है और नक्षत्र चंद्रमा पे आधारित एक कंसेप्ट है। अब वो लोग ध्यान से समझना जिनसे मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे जो नक्षत्र है, इसके मिड पॉइंट पे जो नक्षत्र मिल रहा है, उससे अगर आप अपनी चीज़ों को मैच करना चाह रहे थे लेकिन वो आपको मैच होती हुई नहीं मिली, वो लोग अब क्या करेंगे, वो चंद्रमा के नक्षत्र को पकड़ेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र को पकड़िएगा, चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी के साथ वही प्रोसीजर कीजिएगा जो प्रोसीजर हमने लगन फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड के साथ किया था, ठीक है। होता क्या है कि स्ट्रेंथ किसके पास ज़्यादा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको आपके लगन का ही नक्षत्र, यानी कि इस भाव के अंदर का ही जो भाव मध्य है उसका नक्षत्र बलवान होकर मिला है, तो हकीकत में आपके जिंदगी में जो दशा चलती है ना, वो उस नक्षत्र से मानी जाती है। आप अगर कोई भी अच्छे बुक्स को रीड करेंगे तो वहाँ पे भी यही मेंशन था कि दशा का सिस्टम ऐसा फिक्स नहीं है कि जहाँ चंद्रमा बैठा वहीं से ली जाए, वो नक्षत्र जो सबसे ज़्यादा बलवान है उसको लेना है। उसमें से या तो वो लगन का नक्षत्र हो सकता है या फिर चंद्रमा का नक्षत्र हो सकता है। स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे इनसे चौथे, 5वें, 8वें नक्षत्रों में जन्म को अलग से तवज्जो दी जाती है, वहाँ पे हमें दशाओं को चेंज करना पड़ता है। जब दशा के सिस्टम में जाया जाता है तो वहाँ पे दशा के अंदर किस जगह से दशा स्टार्ट होगी ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ पर हो रही है, दूसरा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी बलवान है या लगन के अंदर जो नक्षत्र मिल रहा है उसका स्वामी। अगर व्यक्ति का लगन के अंदर जो नक्षत्र है उसका स्वामी बलवान है तो आप जो एक तारा चक्र बनाते हो, संपत विपत जन्म, ये सारे, उस चक्र को आपको फिर उससे बनाना होगा। अगर आपको ऐसा लगा कि आपका फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट वाला जो लगन है वो नहीं मैच हो रहा, उससे आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं एक तरफ जा रहा, तो आप चंद्रमा वाले से देखेंगे और फिर चंद्रमा वाले से आपको मैच होना है।
अगर चंद्रमा से मैच हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में दशा चंद्रमा से आधारित हो जाती है और यहीं से फिर शुरू होता है आपका जन्म तारा, विपत्त तारा, संपत्त तारा और ये सारे तारा यहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कुंडली में किन्हीं भी रिजल्ट्स को देने के लिए दो रॉयल प्लैनेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेदार हैं। एक सूर्य, क्योंकि वो राशि को वहां तक खींच के लेके जा रहा है और फिर नक्षत्र दे रहा है, लेकिन अगर चंद्रमा कहीं बलवान स्थिति में हो या चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र का स्वामी बहुत बलवान स्थिति में हो, ऐसे कंडीशंस में आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे उस लगन की जगह चंद्रमा से। ऐसा बहुत रेयर होगा, हमेशा नहीं होता, बहुत रेयर कंडीशनें होती हैं, इसीलिए ये आपको अपने अनुभव के बाद समझ में आएगा। हमेशा जब कभी भी कोई कुंडली हो, आप हमेशा लगन को चेक करेंगे तो तीनों लगनों को चेक करें। फर्स्ट यहाँ का मिड को, दूसरा सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी को, तीसरा चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी को, क्योंकि तीन कुंडलियां बन रही हैं, एक ओरिजिनल लगन कुंडली, एक चंद्र कुंडली और एक सूर्य कुंडली। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगा कि उनको लगन के मिड पॉइंट से कोई कनेक्टिविटी समझ में नहीं आई, वो क्या करेंगे, अपने चंद्रमा के नक्षत्र को पकड़ेंगे और वहां से देखेंगे और साथ ही साथ सूर्य को भी देखेंगे। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होंगे जिसमें कि सूर्य का नक्षत्र इन दोनों को पीछे छोड़ जाएगा। उस कंडीशन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि मेरी कुंडली यहाँ से चल रही है कि वहाँ से। विंशोत्तरी दशाओं में भी फिर परिवर्तन करना पड़ता है। विंशोत्तरी दशा के अंदर बहुत सारे परिवर्तन मुमकिन हैं, लेकिन हम उतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। लेकिन एक बहुत प्लस पॉइंट है विंशोत्तरी दशा का, जो कि कम से कम 90% केसेस में काम कर जाता है। वो ये, अगर आपका लगन का नक्षत्र, तो ये जो तारा चक्र बना रहे हैं हम, जन्म तारा, विपत्त तारा, संपत्त तारा, इसका सीधा सीधा रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था लास्ट वीडियो में, कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम जी का, अब्दुल कलाम जी के कुंडली में हमने देखा कि उनका जो लगन का मिड था, बुध अश्लेषा नक्षत्र, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। तो अब उनके लाइफ में आप कभी सोच के देखना, मैं आपको एक हिंट दे दूं अगर, कि मंगल की दशा में ऐसा क्या रखा था कि उस दशा में जाके उनको इस देश के राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ। एक चीज, इस पर्टिकुलर लगन के लिए मंगल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव योग कारक ग्रह होता है, एक चीज वो। दूसरी चीज, जब आप उसको लगाएंगे तो आप देखोगे कि जन्म के नक्षत्र से वो अचीवमेंट वाले तारा में बैठा था, इसीलिए उसकी दशा में अचीवमेंट मिल रही थी। जबकि चंद्रमा से अगर आप तारा की दशा लगाने जाते तो चंद्रमा से तारा की दशा उसमें अचीवमेंट नहीं दिला सकती थी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अनुभव से मिलेंगी, ये ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा। किताब में जो बात लिखी है वो इतनी साफ, इतना ही लिखा है। आपको ये देखना है आपका लगन का तारा मजबूत है या आपके जन्म के समय चंद्रमा का तारा मजबूत है, क्योंकि नक्षत्रों पे रूल करता कौन है, फाइनली चंद्रमा करता है। कई बार ऐसी कंडीशनें आती हैं जब ये चंद्रमा, मान लीजिए किसी को इस भाव में बैठा हुआ मिले या फिर किसी को इस भाव में बैठा हुआ मिल जाए, कभी यहाँ बैठा हुआ मिल जाए, कभी यहाँ बैठा हुआ मिल जाए, किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ मिल जाए या यहाँ बैठा हुआ मिल जाए। ऐसे कंडीशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चंद्रमा यहाँ आखिर गया तो गया क्यों, ये चंद्रमा आखिर यहाँ इन भावों में गया तो गया क्यों, क्योंकि चंद्रमा को केंद्र पसंद है। अगर वो केंद्र से बाहर गया है तो उसका मतलब है उसका लाइफ में कोई बहुत अलग इम्पैक्ट बाकी रहा है। इसीलिए जब ऐसी जगहों पे चंद्रमा की प्लेसमेंट्स होती है तो कई बार आपके विंशोत्तरी दशा के अंदर परिवर्तन आ जाएगा और चंद्रमा के नक्षत्र को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी कि क्या वो स्ट्रांग है तो कब है और नहीं तो कब, स्ट्रेंथ के क्या दायरे होते हैं, क्या दायरे नहीं होते। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कनेक्ट करने की कोशिश करूं, अगर किसी का जो लगन का मध्य है उसके नक्षत्र के साथ
या उसके ऊपर गुरु का प्रभाव दिखाई देता हो, शुक्र का प्रभाव दिखाई देता हो, सूर्य या केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता हो, तो कई बार वो पर्टिकुलर नक्षत्र को एक स्पेशल स्ट्रेंथ आएगी और दशा उसकी तरफ निकल जाएगी। यही कारण है कि विंशोत्तरी दशा को लगाते समय हम में से ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे होते हैं वो ऊपर से देख रहे होते हैं, अंदर से जो सिचुएशन है वो ये डेप्थ है जो चीज़ों को बदल देती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में किस नक्षत्र से कहानी शुरू करनी है, तो सूर्य ने बोला मैं जिस भाव, पहले भाव में जो राशि दूंगा उसमें जो भी नक्षत्र आए आप उससे दशा को लो, वहां से आपका दिमाग चलना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। चंद्रमा बेसिकली राजी हो जाता है वहां से देने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको दशा हमेशा चंद्रमा के नक्षत्र से मिलेगी। इसलिए ऐसा होता है कि चंद्रमा से मिली हुई नक्षत्र दशा को हम लगाने की कोशिश करते हैं और वहां पे रिजल्ट्स कुछ और ही देखने को मिलने लगते हैं। एक बात इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सूर्य और चंद्रमा से ही, यानी कि आपके फादर और आपकी मदर से ही आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है कैलकुलेशन में, वो होता है सन माइनस मून, और एक होता है सन प्लस मून। इसमें से एक चीज़ आपको तिथि देती है और दूसरा आपको योग देता है। आप जब जन्म लेते हो तो आपके पास 27 योग मिलेंगे, विषकुंभ, प्रीति, ऐसे करके योग होते हैं। तो वो जो योग हैं वो इस कैलकुलेशन से मिलेंगे और जो तिथि होगी आपकी जन्म की वो आपको यहाँ से मिलेगी। सूर्य और चंद्रमा क्योंकि मदर एंड फादर हैं, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रखते हैं हर कुंडली के अंदर, और इन्हीं के ऊपर जो कैलकुलेशन है उससे आपके योग निर्धारित होंगे। जो भी ग्रह उन योग का मालिक बनेगा उसी को योगिक ग्रह कहते हैं। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन के बाद 27 योग बनेंगे, उन 27 योग में जो नक्षत्र आएगा उसका स्वामी एक आएगा। वो योग का जो स्वामी है एग्जैक्टली वो योग का स्वामी ही आपके लिए माना जाता है योगी ग्रह, और जो उसका अपोजिट चला जाएगा वो हो जाता है अवयोगी ग्रह। इस तरीके से कंसेप्ट बनेगा आगे जाके। एक तिथि का, दूसरा कंसेप्ट कहलाएगा योगी, अवयोगी और सहयोगी ग्रह। इनको हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। अभी आपको इतनी चीज समझ में आना जरूरी है, और जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी दशाएं उस तरीके से काम नहीं कर रही, आप चंद्रमा वाली ही विंशोत्तरी दशा पे अगर रुके हुए हो तो आप चंद्रमा से ही विंशोत्तरी दशा को लगाना। लेकिन जो तारा चक्र बनेगा, तारा चक्र क्या होता है, आपके जन्म के जितने भी ग्रह हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखिएगा। जैसे कि आपके चंद्रमा के समय आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा एक नक्षत्र में बैठा था, उसके स्वामी से दशा स्टार्ट हुई तो उसको हम कहते हैं हमारे लिए जन्म तारा। जन्म तारा ये फर्स्ट होगा। इसी तरीके से दूसरा होता है जो वेल्थ के लिए होता है संपत्ति। तीसरा आपके पास आता है, ये होता है हमारे लिए परेशानियों का, तो इसे हम कहते हैं विपत्ति। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ होगा, ये होगा शेम। फिर आपका प्रत्यंतर। इसके बाद छठे में होता है साधक, सातवां होता है वध, आठवां होता है मित्र और नौवां होता है अति मित्र। तो जिस भी नक्षत्र में जन्म है चंद्रमा से भी यही सीक्वेंस बनानी है, और इस लगन के इस पर्टिकुलर नक्षत्र के स्वामी को ध्यान में रखते हुए भी यही चीज बनानी है। और इन दोनों को बना के फिर आप दशाओं को चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे और आपकी जिंदगी में कौन